नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी आपका एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में स्वागत करती हूं। और ये हमारा जीके जीएस का क्लास होगा जिसमें हम भारत के भूगोल के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं कृषि, जलवायु और मृदा से संबंधित जितने भी पर्सन टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी को। तो मैं आपको बता दूं क्लास को शुरू करने से पहले कि हमने यहाँ पर इतिहास कंप्लीट कर लिया है, हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान कंप्लीट हो चुका है और हमने यहाँ पर विश्व का भूगोल भी कंप्लीट कर लिया है। अभी क्या बचता है, हमारा भारत का भूगोल जो चला हुआ है और इसमें हमारा 4th नंबर का टॉपिक है ये कृषि, जलवायु और मृदा। यहाँ पर हम करते हैं जो DSSB में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये वाली हमारी सीरीज चली हुई है। और देखिए 167 क्वेश्चन भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा 168 से स्टार्टिंग होगी। तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं। और अगर आप क्लास में नए हैं, आज आपका पहला दिन है, तो आप बाकी क्लासेस लेना चाहते हैं, हमारे चैनल पर एक जनरल अवेयरनेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाइए। आपको सारी क्लासेस जो है सीक्वेंस में मिलेगी। सारे ही क्लासेस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं आपके, तो आप वहां से इसको कर सकते हैं। आपको जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज़ कर लिया है। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को पूछा जाता है। मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। और सेकंड में आपसे कहा जा रहा है कि रोपण कृषि वाणिज्य का एक प्रकार है। तो हमें बताना है कि ये इनमें से कौन सा सही है। आपके दोनों ही कथन सही हैं यहाँ पर, पहले वाला भी और दूसरे वाला भी, तो ऑप्शन बी बन जाएगा। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या को देख लीजिए। दिए गए कथनों में मक्का की खेती के लिए तापमान, मध्यम तापमान, वर्षा, भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के लिए वाणिज्य कृषि एक प्रकार है। वाणिज्य कृषि क्या है? एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 169, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? जौ और जवार, इनमें से पूछा जा रहा है। जौ और जवार, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? जवार जो है ये हमारा रबी की फसल नहीं है। इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं, देखिएगा। जवार जो है ये खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ ऋतु की फसल है। खरीफ फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। इसके अंतर्गत निम्न फसलें आती हैं: धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, जवार, बाजरा, रागी, ये तरह की फसलें क्या हैं? खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। रबी की जो फसलें हैं ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। यह शीतकालीन फसल के अंतर्गत आती है, इनको शीतकाल की फसलें भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत निम्नलिखित फसलें आती हैं, देख लीजिए कौन कौन सी है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, जो आपकी सर्दियों में फसलें उगती हैं वे यही हैं। जायद की फसलों को सामान्यतः रबी और खरीफ के मध्य बोया जाता है। ये ग्रीष्मकाल की फसलें होती हैं और इसके अंतर्गत निम्नलिखित फसलें आती हैं, जैसे आपका खीरा है, ककड़ी है, तरबूज, करेला, ये वाली फसलें आपकी जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन 170 देखिएगा। 170 में पूछा जाता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ज़्यादातर मरुस्थली मृदा है? मरुस्थली मृदा राजस्थान के अंतर्गत है। राइट आंसर राजस्थान होगा। भारत के राजस्थान में ज़्यादातर मरुस्थली मृदा पाई जाती है। यहाँ कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। यह जो आपकी मरुस्थली मृदा है ये कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में मिलती है और इस मिट्टी में सामान्यतः ह्यूमस का अभाव होता है। इसमें मोटे अनाजों की कृषि की जाती है और इसमें प्राय ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन आदि पैदा किया जाता है। ये मिट्टी भारत के अन्य क्षेत्रों जैसे कि गुजरात, पंजाब, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूभागों में पाई जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 171, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा लीचिंग शब्द से संबंधित है? कौन सी मृदा है जो लीचिंग शब्द से संबंधित है? तो लैटेराइट मृदा है। राइट आंसर। यहाँ देखिए लैटेराइट मृदा का अध्ययन सर्वप्रथम बुकानन के द्वारा
1905 में किया गया और यह मिट्टी 1,26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के ऊपरी भागों में विकसित हुई है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के नीलाक्षण से इसकी उत्पत्ति होती है। लैटेराइट मिट्टियों का स्वरूप ईंट जैसा होता है और भीग जाने पर ये कोमल तथा सूखने पर कठोर व डालीदार हो जाती है। क्वेश्चन 172, मिट्टी के संबंध में कंकड़ शब्द का अर्थ क्या है? मिट्टी के संबंध में हमें कंकड़ शब्द का अर्थ बताना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि गांठदार कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति इसमें होती है। गांठदार कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति होती है। और इसकी व्याख्या को देखते हुए चलेंगे। मिट्टी के संबंध में कंकड़ शब्द का अर्थ गांठदार कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति से है। कैल्शियम के कारण मिट्टी के निचले क्षितिज पर कंकड़ है जो मिट्टी के माध्यम से पानी को प्रतिबंधित करती हैं और ये मिट्टी के घुलनशील लवणों की पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन होगा नेक्स्ट हमारा 173, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है चावल का। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रों के लगभग 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। चावल जो है वो भारत का मुख्य खाद्य फसल है और भारत विश्व का 21.7% चावल का उत्पादन करता है। ध्यान रखेंगे, दूसरे नंबर पर आता है विश्व में और 21.7% चावल का उत्पादन करता है। 47% भाग पर जो कुल खाद्यान्न भाग है भारत का फसल जिस पर उगाई जाती है, तो उसके 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चीन जो है वो पहले नंबर पर आता है। भारत में खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। IR-20 चावल में अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। IR-20 क्या है? ये चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। क्वेश्चन 174, निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का कारण नहीं है? मृदा निर्माण का कारण नहीं है, तो यहाँ पर मृदा का संगठन ये मृदा के निर्माण का कारण नहीं है। बाकी समय भी है, जनक सेल भी होता है और जलवायु भी होता है। मिट्टी के निर्माण के प्रमुख कारक मूल चट्टानों की प्रकृति और जलवायु कारक हैं। अन्य कारक स्थलाकृति, जैविक सामग्री की भूमिका और मिट्टी के निर्माण की संरचना के लिए समय है और ये सभी जगह अलग अलग होती हैं। मूल चट्टानी, रंग, बनावट, खनिज का रासायनिक गुण, सामग्री, परंपरागत प्रागम्यता निर्धारित करती है। यहाँ क्या करती है? रासायनिक गुण, सामग्री और प्रागम्यता को निर्धारित करती है। जलवायु, तापमान, वर्षा की दर, आर्द्रता, वाष्पीकरण की वारंवारता अवधि, जो वारंवारता अवधि होती है ये करती है। जलवायु के लिए तापमान होता है, वर्षा की दर होती है, आर्द्रता होती है और वाष्पीकरण की वारंवारता की अवधि होती है। चलिए आगे चलते हैं। समय की अगर बात करें तो मिट्टी की रूपरेखा की मोटाई निर्धारित करता है। ये क्या करता है? मिट्टी की रूपरेखा की मोटाई। और मूल चट्टान से हम रंग, बनावट, खनिज व रासायनिक गुण, सामग्री और पारगम्यता की निर्धारित करते हैं, पारगम्यता को। क्वेश्चन 175 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही की बात करते हैं। यहाँ पहले नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कहा गया है फर्स्ट पॉइंट में कि खादर मृदा बांगर मृदा से ज़्यादा उपजाऊ होती है। जो खादर मृदा है वो बांगर मृदा से ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये बात बिल्कुल सही है। लैटेराइट मृदा भारी वर्षा से अत्यधिक नीलाक्षण का परिणाम है। ये बात भी सही है। तो यहाँ आपके दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं। लैटेराइट मृदा जो है वो भारी वर्षा से अत्यधिक नीलाक्षण का परिणाम होती है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। खादर मृदा बांगर मृदा से ज़्यादा उपजाऊ होती है और खादर और बांगर मृदा क्षेत्र जो है ये आमतौर पर दो आब के क्षेत्र में पाए जाते हैं और बांगर नवीन जलोढ़ को कहते हैं। बांगर किसको बोला जाता है? नवीन जलोढ़ को बोला जाता है। कंकड़ों और रेतीले डोम्ट से समृद्ध होती है। कंकड़ों से और रेतीले डोम्ट से ये समृद्ध होती है, जबकि खादर का निर्माण गाद और मिट्टी से होता है। किससे होता है? गाद और मिट्टी से होता है। यहाँ देखिए लैटेराइट मृदा ये भारी वर्षा से अत्यधिक नीलाक्षण का परिणाम है।
ये क्या है? भारी मृदा से अत्यधिक नीलाक्षण का परिणाम है और यह मृदा पूर्वी और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों जैसे कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा आदि राज्यों में पाई जाती है। क्वेश्चन देखिएगा 176 निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की बात करते हैं तो कौन सी फसल है जो खरीफ की नहीं है? यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। जो रबी की फसल के अंतर्गत आता है, ना कि खरीफ की फसल के अंतर्गत। जो किसके अंतर्गत आता है? रबी की फसल के अंतर्गत आता है। यहाँ देखिए, खरीफ की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है और इस खरीफ की फसल के अंतर्गत आने वाली जो फसलें हैं उसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, सोयाबीन, मूंगफली, लोबिया, तंबाकू ये आते हैं। अगर बात करते हैं जो की, तो जो रबी की फसल है जो कि सर्दी में बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, और इसमें आपका गेहूं आता है, सरसों आता है, चना, आलू और इस तरह की जो सब्जियां हैं ये आती हैं आपकी रबी की फसल के अंतर्गत। आगे चलते हैं क्वेश्चन 177। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, लैटेराइट मृदा चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयोगी होती है। ये बिल्कुल सही बात कही है। लैटेराइट मृदा का जो निर्माण है वो उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, ये भी सही है। तो यहाँ जो आपके ऑप्शन बनते हैं दोनों ही सही होंगे, ठीक, पहला भी और दूसरा भी। देखिएगा आगे, लैटेराइट मृदा चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए होती है, उपयोगी होती है, और लैटेराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। दोनों बात सही है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र नीलाक्षण का परिणाम होती हैं। क्वेश्चन 178। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन बताना है, कौन सा ठीक होगा आपका। कृषि उपज का वह भाग है जो किसानों के द्वारा बाजार में बेचा जाता है, इसको हम विपणन अधिशेष कहलाता है। यह क्या कहलाता है? विपणन अधिशेष कहलाता है। सेकंड देखिए, जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की प्रमुख ऊंचाइयों को नियंत्रित करने वाले राज्य के लक्ष्य के अनुसार 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को अपनाया गया था। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपकी दोनों ही बात सही कही गई हैं। पहले वाला भी सही है और आपका दूसरा भी सही है, ठीक है। चलते हैं आगे, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। पहले तो देखिए, बाजार, कृषि बाजार की वह उपज है, उपज का वह भाग है जो किसानों के द्वारा बाजार में बेचा जाता है। कृषि उपज का वह भाग होता है जो किसानों के द्वारा बाजार में बेचा जाता है, इसको विपणन अधिशेष भी कहते हैं। यह विपणन अधिशेष कहलाता है। दोनों बातें एक ही हैं। अर्थव्यवस्था की प्रमुख ऊंचाइयों को नियंत्रित करने वाले राज्य के लक्ष्य के अनुसार 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को अपनाया गया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन 179। भारत में प्याज उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस राज्य की है? यहाँ पर महाराष्ट्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज उगाया जाता है। भारत में शीर्ष प्याज उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र है। इसके अंतर्गत, इसके पश्चात अगर कोई आता है तो मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पर कर्नाटक का नाम आता है। इसमें भारत विश्व में सर्वाधिक प्याज उत्पादक देश है तथा दूसरे स्थान पर चीन का नाम लिया जाता है। तो प्याज में पहले स्थान पर कौन हुआ? भारत है, चीन दूसरे पर है। चावल की अगर बात करते हैं तो चीन पहले नंबर पर है और भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। क्वेश्चन 180। निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण या फिर वर्षण का रूप नहीं है? यहाँ आंसर जो आपका राइट है निरपेक्ष आर्द्रता हो जाएगा। जो निरपेक्ष आर्द्रता है ये आपका राइट आंसर बनेगा। इसकी व्याख्या को देख लीजिए, व्याख्या देखिएगा इसकी, ये रही। निरपेक्ष आर्द्रता वर्षण का रूप नहीं है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या बोलते हैं? निक्षेप बोलते हैं, आर्द्रता कहा जाता है। और यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है और इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रश्नगत अन्य विकल्प जो है वो वर्षा का रूप नहीं है। सहमी वृष्टि, जमी हुई वर्षा की बूंदें या फिर पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें होती हैं। क्वेश्चन 181 को देखिए। छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों के द्वारा अधिक श्रम के साथ में किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से किसमें
वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यहाँ आदिम जीविका कृषि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि आदिम जीविका कृषि जो है वो भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे कि आपकी लकड़ी के हल, दाव, खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय की श्रम की मेहनत से की जाती है। और इस प्रकार की कृषि प्राय मानसूनी मृदा की जो प्राकृतिक उर्वरता है और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय स्थिति की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। तो ये याद रखेंगे। क्वेश्चन 182, पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्व के समूह को सम्मिलित करता है? ये करता है आपका राइट आंसर वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण तथा जलवाहक को। पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण तथा जलवाहक के तत्व के समूह को सम्मिलित करता है। क्वेश्चन 183, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? कौन सा क्षेत्र है जो ये प्राप्त करता है? तो राइट आंसर जो आपका होगा ये रायसीमा की पहाड़ी, कोरोमंडल और रायसीमा की पहाड़ी ये दोनों हैं, यहाँ राइट आंसर बनेगा। और इसकी व्याख्या को देखिए कि भारत में जो शीतकाल में हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर एवं जमीन से सागर की ओर बहती हैं, कहाँ से चलती हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर आती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तथा जमीन से हवाएं जो है वो सागर की तरफ बहती हैं। तो इस तरह के मानसून को हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। यह लौटता हुआ मानसून भारत के पूर्वी तट यानी कि तमिलनाडु पर सागर से जमीन में प्रवेश कर जाता है। सागर से कहाँ पर? जमीन में प्रवेश कर जाता है और जल के ऊपर से आने के कारण इन हवाओं में क्या होती है? सागरीय नमी आ जाती है। इसीलिए इन्हें मुख्य रूप से कोरोमंडल या फिर रॉयल सीमा के तट पर वर्षा करते हैं। ये कहाँ करते हैं? कोरोमंडल तट पर वर्षा करते हैं और जो रॉयल सीमा होती है यहाँ पर ये वर्षा करते हैं। क्वेश्चन 184, अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है? ये अभी मैंने आपको बताया है कि इस वर्षा के होने का क्या कारण है। देखिए, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, मानसून का पीछे हटना, दक्षिण पश्चिम मानसून का पीछे हटना इसका कारण होता है। आगे चलें और इसकी व्याख्या को देखेंगे। देखिए, अक्टूबर से नवंबर माह अर्थात शरद ऋतु के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का जो कारण होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून का पीछे हटना होता है। मानसून के लौट जाने तथा पीछे हटने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं? निवर्तन कहते हैं। 1 सितंबर से मानसून उत्तर पश्चिम भारत से लौटने लगता है। उत्तर पश्चिम भारत जहाँ जो स्थिति होती है यहाँ की उत्तर पश्चिम भारत की, यहाँ से मानसून लौटने लगता है तथा 15 अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़कर दक्षिण भारत को छोड़कर से समस्त भारत से निर्वासित हो जाता है। यानी कि ये 15 अक्टूबर तक कहाँ पर बसता है? सिर्फ दक्षिण भारत में बसता है और बाकी पूरे भारत से ये निकल जाता है। यह लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प को ग्रहण करती हैं तथा तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 185 को देखिएगा। 185, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में होने वाले जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कारक नहीं है? कौन नहीं होगा? अवमूल्यन नहीं होगा जिम्मेदार कारक। तो अवमूल्यन परिवर्तन जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कारक नहीं है। अवमूल्यन क्या है? वो जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कारक नहीं है। जलवायु परिवर्तन के जो कारक हैं उसमें हम सौर विकिरण में बदलाव को देखते हैं, पृथ्वी की कक्षा में बदलाव देखते हैं, महाद्वीपों की प्रवर्तकता में बदलाव देखते हैं। और जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, वनों की कटाई भी होता है, मीथेन उत्सर्जन भी है और औद्योगिक तथा शहरीकरण का बढ़ना भी इसका कारण है। बाकी आपका जो यहाँ राइट आंसर है ये अवमूल्यन ही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 186। तटीय मैदानों और उत्तरी जो भारतीय मैदान है इनमें उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार बताने हैं। तटीय मैदानों और उत्तर भारतीय मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार बताने हैं। कौन से प्रकार होंगे? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर भारत में। कौन सी होती है? कौन से प्रकार हैं यहाँ पर? जलोढ़ मिट्टी के। और तटीय मैदानों पर भी। तो यहाँ देख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी को कोप या फिर खादर भी
कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप कहते हैं या फिर खादर भी कहते हैं। यह भारत के 43% भूभाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के मैदानों में सतलज से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदानों तक विस्तृत है और तटीय मैदानों के अंतर्गत यह महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के डेल्टा और पश्चिमी तटीय मैदानों के अंतर्गत केरल, गुजरात में पाई जाती है और इस मिट्टी में पोटेशियम और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या क्या मिलता है? पोटेशियम मिलता है और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्वेश्चन 187 है। देखिए, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण, कौन सा क्षेत्र है जिसकी मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैलों के असिताश्म के अपक्ष के द्वारा होता है? देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनता है ये दक्कन का पठार बनता है, राइट आंसर। और इसकी व्याख्या को देखते हुए चलेंगे। दक्कन का पठार भारत का विशालतम पठार है। इसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है और इस क्षेत्र की मृदा का निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है जो कि मुख्य रूप से ज्वालामुखी चट्टान है। इस पठार की मुख्य मृदा काली मृदा है। क्वेश्चन देखिएगा 188 आपका यहाँ कौन सा क्वेश्चन बनता है? 188। भारत के उत्तरी मैदानों के वृत्त क्षेत्र में प्रसारित मृदा है। यहाँ पर जो प्रसारित मृदा है वृत्त क्षेत्रों में, वो पूछा जा रहा है उत्तरी मैदानों के वृत्त क्षेत्र में प्रसारित मृदा कौन सी है? जलोढ़, अभी तो हम पढ़कर आए हैं। जलोढ़ मृदा भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान को घेरे हुए गंगा के डेल्टा क्षेत्र तक फैली हुई है और अत्यधिक उर्वरता वाली इस मिट्टी का विस्तार सामान्यतः देश की नदियों के बेसिन एवं मैदानी भागों तक ही सीमित है। जलोढ़ मृदा की जो भौतिक विशेषता है, इसका निर्धारण जलवायिक दिशाओं के द्वारा तथा विशेषकर वर्षा तथा वनस्पति की वृद्धि के द्वारा किया जाता है। उत्तर भारत की इस मिट्टी में सिंचाई के माध्यम से गेहूं, गन्ना, चावल, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि फसलों की खेती की जाती है। क्वेश्चन 189, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो देखिए, यहाँ सरसों ये हमारी खरीफ की फसल नहीं है। और ये किसकी फसल होगी? ये कृषि ये जो है ये कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। ये कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है? मेरुदंड है तथा जनसंख्या के लगभग 52% भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत में खरीफ की फसलों के अंतर्गत धान यानी जिसको हम चावल कहते हैं, जवार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन आदि आते हैं, जबकि रबी की फसल के अंतर्गत जौ, चना, मसूर, सरसों, गेहूँ, मटर ये आते हैं फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 190 में आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कॉफ़ी का कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण भारतीय राज्य की पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। कर्नाटक राज्य भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है और विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश ब्राज़ील है। विश्व में जो सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो ब्राज़ील में होता है और भारत में कर्नाटक राज्य में होता है। यह देश दुनिया के कुल कॉफ़ी उत्पादन का लगभग 30% उत्पादन करता है। क्वेश्चन 191 को देखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है, ये गलत है, जम्मू कश्मीर में होता है। गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है, ये ठीक है। चाय का उत्पादन असम में होता है, ये भी ठीक है आपका। और कॉफ़ी का उत्पादन असम में होता है, ये भी ठीक है आपका। लेकिन कौन ठीक नहीं है कि केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में होता है और केसर का प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है। केसर सबसे महंगे मसालों में से एक है। यह एक सुगंधित पौधा है। केसर के पुष्प के जो वर्तिकाग्र हैं, इन्हीं को केसर और कुसुमांकु जो कुमकुम, जफरान और सैफरॉन होते हैं, इन्हें कहा जाता है। वर्तिकाग्र को क्या क्या बोलते हैं? इसके बहुत सारे नाम हैं। जो केसर है, केसर पुष्प के वर्तिकाग्र को हम केसर भी बोलते हैं, कुमकुम भी बोलते हैं, जफरान भी बोलते हैं, जाफरान, और इसको सैफरॉन भी बोलते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
कौन सा दिल्ली का एक आम वृक्ष नहीं है? दिल्ली का एक आम वृक्ष नहीं है, यहाँ बताना है। और ये साल है, साल जो है वो सोरिया रोबस्टा का है। तो इसके बारे में देखते हैं। ये दिल्ली शहर में नहीं पाया जाता, दिल्ली का वृक्ष नहीं है। क्वेश्चन 193, कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? यहाँ गेहूँ राइट आंसर बन जाएगा। गेहूँ रबी की फसल है। रबी की फसलें हमने अभी देखी, जो कि आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और मुख्य रूप से जो है गेहूँ, चना, जौ, तिलहन, सरसों, मटर, ये आपकी रबी की फसल होती है। खरीफ की फसलें ये जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। इसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि फसलें आती हैं। जायद की जो फसल है ये फसल फरवरी और अप्रैल के मध्य बोई जाती है तथा जून जुलाई में काट ली जाती है। और मुख्य रूप से इनमें सब्जियां जैसे तरबूज, आपका मूंग, ये आती है। खीरा, ककड़ी, ये भी यहीं पर आता है जायद की फसल में। झूमिंग एक प्रकार का क्या है? झूमिंग क्या है? एक प्रकार का ये स्थानांतरण खेती है। झूमिंग खेती जो है वो एक स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है। वन प्रदेशों में जंगलों को जलाकर जमीन को खेती योग्य बनाकर खेती करना झूमिंग खेती कहलाता है। और यह खेती असम के मेघालय के पहाड़ी इलाकों में एक आदिवासी क्षेत्र में की जाती है। क्वेश्चन 195, इनमें से कौन सी फसल की कटाई अप्रैल में नहीं होती? कौन सी फसल है जिसकी कटाई अप्रैल में नहीं होती है? तो वो हमारा राइट आंसर धान होगा। धान की कटाई अप्रैल में नहीं होती है। भारत की जो भौतिक संरचना है, जलवायु जो संरचना है एवं मृदा संबंधी विभिन्नताओं के आधार पर वर्ष में मुख्यतः 3 फसलें उगाई जाती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल हमने बताया कि अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, शीत ऋतु में तैयार की जाती है। शीत ऋतु में तैयार होने वाली ये फसल है। इसमें गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, तिलहन, ये चीज़ें होती हैं। खरीफ की अगर बात करते हैं, यह वर्षा काल की फसल होती है। जून जुलाई में बोकर ये सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत चावल, धान, ज्वार, बाजरा और रागी, मक्का आते हैं। जायद की फसलों की अगर बात करें तो यहाँ पर रबी और खरीफ के मध्यकाल अर्थात मार्च में बोई जाती है। ये मार्च में बोई जाती है तथा जून तक काट ली जाती है। और इसके अंतर्गत सब्जियाँ आती हैं, तरबूज, खीरा, ककड़ी और खरबूजा, मूंग, उड़द, इस तरह की जो सब्जियाँ हैं वे जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन 196, भारत में श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? अग्रसर माना जाता है श्वेत क्रांति के लिए वर्गीज कुरियन को। राइट आंसर वर्गीज कुरियन। भारत में ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। इसकी शुरुआत नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB के द्वारा की गई थी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को शॉर्ट में NDDB भी बोलते हैं। यह सुनियोजित 3 चरणों वाली दीर्घकालीन योजना थी और इसके कारण ही भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष राष्ट्र बना है। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आज हम यहीं तक रखेंगे अपनी क्लास को। कल जो हम पढ़ेंगे वो बहुउद्देशीय योजना होगी भारत के भूगोल के अंतर्गत, ये अलग टॉपिक होगा, तो इसको हम एक अलग क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको क्लास कैसी लगी। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।